क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। इसके 3 पार्ट्स हैं और कहा जा रहा है कि वो टर्म मालूम करो इनको एक्सपेंड करके जिसमें एक्स ना हो। वो उसी सूरत में हो सकता है जब एक्स की पावर क्या हो, उसके अंदर एक्स पावर 0 हो। क्यों? क्योंकि वो 1 बन जाता है। अब इस वाले पहले पार्ट को देखें तो इसमें तो एक्स पहले ही नहीं है, यानी क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। कहा जा सकता था टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और ए, तो ए रेज़ पावर 0 होना चाहिए पहले वाले के केस में। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको भी उसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे जिससे किसी पर्टिकुलर टर्म मालूम करना हो। मिसाल के तौर पे 5th टर्म मालूम करनी हो तो हम क्या यूज़ करते थे, फॉर्मूला TR+1, जिसमें R की वैल्यू 4 होती थी। लेकिन अभी हमें R नहीं मालूम ज़्यादा फॉर्मूला, लेकिन वो यूज़ करेंगे TR+1 इज इक्वल टू NCR A⁻n−R और B⁻R। तो चलते हैं। TR+1 इज इक्वल टू 9CR, ए की वैल्यू क्या है 4² डिवाइडेड बाई 3 उसकी पावर 9-R, बी की वैल्यू क्या है -3 डिवाइडेड बाई 2a उसकी पावर r। अब हम लोगों ने करना क्या होता है कि कांस्टेंट्स को अलग करना है और वेरिएबल्स को अलग करना है। तो पहले 9CR का हमें पता है कि कांस्टेंट में ही आंसर आएगा, इसको शुरू में रखा। 4/3a² में से जो कांस्टेंट टर्म है, नंबर वाली टर्म है, वो है 4/3। तो 4/3 9-R को हम अलग कर लेंगे और a² 9-R को अलग कर लेंगे। फिर इस पोर्शन में जो कांस्टेंट टर्म है वो है -3/2, उसको अलग कर लेंगे विद रेज़ टू पावर r, और 1/a जो वेरिएबल टर्म है उसको अलग कर लेंगे विद रेज़ टू पावर r इज इक्वल टू 9CR 4/3 रेज़ टू पावर 9-R को जब करते हैं तो 4 रेज़ टू पावर 9-R अलग कर लिया और डिवाइड बाई 3 रेज़ टू पावर 9-R अलग कर लिया। कांस्टेंट टर्म्स को मैंने कहा था इकट्ठा करेंगे, तो इस टर्म को उठा के इधर ले आएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा -3/2 रेज़ टू पावर r। नेक्स्ट हमारा a रेज़ टू पावर 2 इंटू 9-R करना है, तो 2 × 9 18 और 2 × -R -2R हो जाता है। तो ये बनेगा a रेज़ टू पावर 18 -2R, और मज़ीद हमारे पास है a रेज़ टू पावर -R, क्योंकि 1/a रेज़ टू पावर r था, ये ऊपर लेके गए तो a रेज़ टू पावर -R हो गया। क्यों हम लोग इसको ऊपर लेके आए? क्योंकि हमने फाइनली इन दोनों को इकट्ठा करके a रेज़ टू द पावर 0 का चेक करना है कि कौन सा इसके ऊपर पावर होगी जो कि 0 के बराबर होगी। नहीं समझ आई? अभी समझ आ जाती है। 9CR एज इट इज़ लिखा, 4 रेज़ टू पावर 9-R डिवाइड बाई 3 रेज़ टू पावर 9-R भी एज इट इज़ लिखा, ये भी एज इट इज़ लिखा। अब इसको देखें, a रेज़ टू पावर 18 -2R और ये -R, ये कितना बन गया -2R और -R -3R, तो a रेज़ टू पावर 18 -3R। हम लोगों को चाहिए वो टर्म दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ a, यानी सिर्फ ये बाकी हो, ये चीज़ ना हो। वो उसी सूरत में हो सकती है जब a की पावर 0 हो। ठीक है, तो ऐसी सूरत में अगर a की पावर 0 हो तो इसका मतलब यह है कि 18 - 3R को 0 होना पड़ेगा। तो 3R इज इक्वल टू 18 यहाँ से हमारे पास आ जाता है और R इज इक्वल टू 6। समझ लें कि हमारा क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व हो गया। एक तो इससे हमें ये पता चल गया कि वो हमारी 7th टर्म होगी, लेकिन हमसे वो नहीं मांगा जा रहा, हमसे एग्जैक्टली टर्म कहा जा रहा है कि निकाल के दिखाओ। तो चलिए निकालते हैं इसको फर्दर आगे। इज इक्वल टू 9C6। ठीक है, R की वैल्यू हमने डाल दी है और बाकी जहाँ जहाँ पे भी R है वहाँ पे 6 डालना शुरू करते हैं। 4 रेज़ टू पावर 9-6 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू पावर 9-6, फिर ब्रैकेट में -3/2 रेज़ टू द पावर R था, वो वहाँ पे 6 कर दिया। और a रेज़ टू पावर हम लोगों ने चूँकि 18 - 3R इज इक्वल टू 0 लिया था, इसको डायरेक्टली 0 लिख भी सकते हैं, लेकिन चलें कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कंप्रीहेंशन के लिए a रेज़ टू पावर 18 - 3 और ब्रैकेट में जो R था उसके अंदर 6 लिख दिया। अभी देखें 9C6 है, इसको आप जो है पैस्कल्स ट्रायंगल से भी चेक कर सकते हैं कि 9th रो में R क्या है 0 1 2 3 4 5 6 पे वैल्यू है 84। जबकि अगर इसको सॉल्व करें तो वो क्या बन जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 9 - 6 होल फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को इतना ओपन करेंगे कि बीच में 6 फैक्टोरियल आ जाए ताकि 6 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो सके। 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, और ये क्या है 9 - 6 3 फैक्टोरियल होता है, और वो आपको पता है कि 3 × 2 के इक्वल होता है। तो ये 6 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया। ये 3 3 दा 9 और 2 4 दा 8, तो 3 × 4 × 7 से हमारे पास आ जाएगा 84, जो कि हमें पैस्कल ट्रायंगल में भी नजर आया था। तो जो आपको बेहतर लगे इस तरीके से या पैस्कल ट्रायंगल से वो कर लें। 84। अब यहाँ पे देखें 4 रेज़ टू पावर 9 - 6 से क्या बनता है 4 रेज़ टू पावर 3, और नीचे 3 रेज़ टू पावर 9 - 6 से 3 रेज़ टू पावर 3। माइनस का साइन जब पावर होल की इवन हो तो वो ख़त्म हो जाती है, वो पॉजिटिव बन जाती है। तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 6, और ये इससे हमारे पास आएगा a रेज़ टू पावर 0। फर्दर सॉल्व करते हैं 84
4 रेस्ट पावर 3 को हम लोग ये लिख सकते हैं, 4 की जगह 2 रेस्ट पावर 2 लिख सकते हैं। मैं अभी इसको वैसे कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जस्ट ताकि आपकी कंप्रीहेंशन अच्छी हो तो 4 को देखें बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करेंगे। 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और उसकी पावर 3। 3 को ऊपर लेके जाते हैं तो बन जाएगा 3 रेस्ट पावर माइनस 3। इधर देखें 3 रेस्ट पावर 6 है, यानी 2 3 मिल गए, इनकी पावर बाद में ऐड करेंगे। और ये देखें 2 ऊपर जा रहा है, 2 रेस्ट पावर माइनस 6। अब आपको समझ आएगा मैंने यहाँ पे 2 को स्क्वायर क्यों लिखा था, बाद में इससे ऐड करेंगे। और ये ए रेस्ट पावर 0 1, 84 मल्टीप्लाई बाय ये 2 रेस्ट पावर 2 रेस्ट पावर 3, तो ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 रेस्ट पावर 6। 3 रेस्ट पावर माइनस 3 और 3 रेस्ट पावर 6 ये अलग है, जबकि इसके अब 2 रेस्ट पावर माइनस 6 है, तो 2 रेस्ट पावर माइनस 6 को हम पहले ले आएँ ताकि दोनों 2 इकट्ठे हो जाएँ। और ये 3 रेस्ट पावर माइनस 3 और 3 रेस्ट पावर माइनस 3 रेस्ट पावर 6। फर्दर सॉल्व करते हैं 84, इन दोनों से हमारे पास 2 रेस्ट पावर 6 माइनस 6, इन दोनों से हमारे पास 3 रेस्ट पावर 6 माइनस 3। फर्दर सॉल्व करते हैं 84 मल्टीप्लाई बाय इस 2 रेस्ट पावर 0 से आंसर आ जाएगा 1, इस 3 रेस्ट पावर 3 आ जाएगा यहाँ से, जिससे वैल्यू बनती है 3 रेस्ट पावर 3 की क्या वैल्यू होती है 27। और 84 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 27 से हमारे पास आंसर आता है 2268। बुक में आंसर क्या है, यही है 2268। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। x माइनस 3 बाय एक्स रेस्ट पावर 4 होल रेस्ट पावर 10। इसमें भी हम लोगों ने वो टर्म मालूम करनी है जिसके अंदर x ना हो, यानी x पास 0 इज इक्वल टू 1 हो जाए। तो चलते हैं टी आर प्लस 1 की तरफ। तो 10 CR a की वैल्यू क्या है x, तो x रेस्ट पावर n माइनस आर या x रेस्ट पावर 10 माइनस आर हो गया यहाँ पे। b की वैल्यू क्या है माइनस 3 बाय एक्स रेस्ट पावर 4, तो वो माइनस 3 बाय एक्स रेस्ट पावर 4 की पावर r। अब इनको ओपन करते हैं, 10 CR एक्स रेस्ट पावर 10 माइनस आर एज इट इज़। और यहाँ देखिए -3 रेस्ट पावर आर को अलग कर लेते हैं ताकि कांस्टेंट टर्म्स अलग हो जाएं। और x के साथ देखे जाए कि ये ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा x रेस्ट पावर -4 और होल रेस्ट पावर r। फर्दर लिखते हैं 10 CR, और हम लोगों ने चूंकि कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा करना होता है, लिहाजा -3 रेस्ट पावर r को इधर लेके आ जाते हैं। -3 रेस्ट पावर r इस साइड पे आ गई, राइट साइड पे बच गया x रेस्ट पावर 10 माइनस आर और ये x रेस्ट पावर -4r। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, 10 CR -3 रेस्ट पावर r x रेस्ट पावर 10 माइनस 5r, क्योंकि माइनस आर है और -4r है, मिलके हो गया -5r। अब हम लोगों को चाहिए क्या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, कि x नहीं होना चाहिए यार, कांस्टेंट होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब x रेस्ट पावर 0 हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विच इम्प्लाइज कि 10 माइनस 5r 0 के इक्वल होगा, तभी तो हमारा कांस्टेंट टर्म बनेगी। तो ये बन जाएगा 10 इज इक्वल टू 5r से 5r इज इक्वल टू 10, और इससे r हमारे पास आ जाता है 2। बस हमारा क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व हो गया। इससे पता r2 है तो हमारी टर्म कौन सी होगी, थर्ड। याद रखें जो भी r होता है ना, थर्ड टर्म उससे एक बड़ी होती है, या अगर टर्म नंबर मालूम हो तो r उससे एक कम होता है। तो टी आर प्लस 1 के अंदर फॉर्मूले के अंदर हम लोग वैल्यू डालते हैं तो बन जाएगा 10C2, और ये -3 रेस्ट टू पावर r था तो -3 रेस्ट टू पावर 2। और वैसे तो x रेस्ट पावर 0 हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर से मैं लिख लेता हूँ x रेस्ट पावर 10 माइनस 5 इंटू 2। अब देखें 10C2 है, उसको हम लोग पहले लिख के सॉल्व कर लेते हैं। 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। ये चूंकि 8 फैक्टोरियल बनेगा, ज़्यादा इसको हम लोग 8 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, और 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है, तो 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9 45। इसी को लिख लेते हैं। पैस्कल ट्रायंगल इसके लिए बनाना काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। जब भी 10 की वैल्यू आ जाए, इससे बड़ी आ जाए, तो फिर पैस्कल ट्रायंगल की जगह इससे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी एक ही टर्म तो निकालनी है आपने। -3 की पावर क्या है 2, इवन नंबर है तो 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पे x रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या हुआ 405। बुक में हमारा आंसर क्या है 405। पार्ट 3 चलते हैं। x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 21, वही फॉर्मूला टी आर प्लस 1। तो इसमें हमारा n क्या है 21, तो 21 CR। a क्या है x है, तो x रेज़ टू पावर 21 माइनस r। b क्या है -1 बाय एक्स स्क्वायर, और पावर क्या लगाएंगे r। फिर से उसी तरह कॉन्स्टेंट्स को अलग करना शुरू करेंगे, और इस केस में -1 रेज़ टू पावर r अलग हो जाएगा, और यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर r है, तो x को जब ऊपर लेके जाएंगे एक्स स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर -2 रेज़ टू द पावर r। 21 CR ये आ गया, कांस्टेंट टर्म -1 रेज़ टू पावर r है, उसको इधर ले आएंगे, और x रेज़ टू पावर 21 माइनस r, और यहाँ से क्या बन जाएगा x रेज़ टू पावर -2r।
फर्दर सॉल्व करते हैं तो 21CR और ये -1 और यहाँ पे इससे क्या बन जाएगा, x⁻21 -r और -2r, जिससे -r और -2r से क्या बन गया, -3r। अगर हम लोगों को टर्म चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x तो ये 0, इसकी वैल्यू 1 की इक्वल आनी चाहिए। तो वो तभी हो सकता है जब x⁻0 हो। इससे पता लगा कि अगर x⁻0 होना है तो 21 - 3r को 0 होना पड़ेगा, और इसका मतलब है कि 3r को 21 की इक्वल रखेंगे हम लोग, r = 7 हो जाएगा। तो मतलब पता लग गया कि टर्म जो है हमारी कौन सी होगी, 8th टर्म होगी, क्योंकि r टर्म से एक कम होता है। लेकिन हम लोगों ने टर्म नंबर नहीं मालूम करना, टर्म का वो कांस्टेंट पूरा मालूम करना है। तो चलें इसके अंदर अभी वैल्यू पुट इन करते हैं, =21C7, क्योंकि r की वैल्यू 7 है, -1r यानी -1/7, और x⁻21 - 3r, 21 - 3r की जगह तो हम लोग ऑलरेडी 0 लिख भी सकते हैं, जिस तरह पिछली पार्ट्स में भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे भी मैं 21 - 3 × 7 लिख देता हूँ। 7 सॉल्व करना है, और ये बहुत लंबा हो जाता है, लिहाजा फ़िलहाल इसको इसी तरह रखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व ना भी करें तो ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। और अगर करना चाहते हैं तो या पास्कल ट्रायंगल से या रिटर्न में लिख लें। -1/7 ऑड नंबर है, ऑड पावर है, नेगेटिव साइन तो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये -1 रहेगा। x⁻0 हो जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन तो रहेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ये -1 रहा, और बन जाएगा -21C7। मैंने इसको क्यों नहीं ओपन किया, क्योंकि बुक वाले ने भी इसी तरह रहने दिया था, और इसको ओपन करें तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो यहाँ तक क्लियर हो जाते हैं।